अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेयरिंग लॉस इन चिल्ड्रंस या बच्चों में क़ुव्वत समात की कमी। और आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है वजूहात, नंबर 2 निशानियाँ या अलामात, और नंबर 3 इलाज का तरीक़ाकार। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं वजूहात पे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके बिना पे बच्चे को हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो उनमें मोस्टली नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो प्री मेच्योर डिलीवरीज़ जितनी भी हो रही होती हैं, उनमें समटाइम्स हमें देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे जो 7वें या 8वें माह में पैदा होते हैं, उनके आर्गन्स निस्बतन कमज़ोर होते हैं दूसरे बच्चों की निस्बत। उसके बाद अगर हम देखें कि पूरे टाइम पे डिलीवरी हो रही है, ड्यूरिंग डिलीवरी सम टाइम इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं जिस वजह से बच्चे को कुछ दिनों के लिए नर्सरी में रखा जाता है। अब उन कॉम्प्लिकेशंस में टाइफॉइड भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, सांस की तकलीफ़ भी हो सकती है, दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, मे बी कि वो प्रॉपर ना हो। दैट्स वाई उनको कुछ दिनों के लिए नर्सरी में रहना पड़ता है। और वहाँ पे 2 चीज़ें हो रही होती हैं जो बच्चे की हेयरिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि वहाँ पे नर्सरी में बच्चे के ब्रेन तक जिस मिकदार में ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए वो उस मिकदार में नहीं पहुँच पाती, जिस वजह से हेयरिंग नर्व्स के ऊपर दबाव बनता है और वहाँ पे बच्चे को हेयरिंग लॉस हो सकता है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर नर्सरी में हम देखते हैं कि बच्चों की जो वैक्सीनेशन की जाती है या जो मेडिकेशन की जाती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हेयरिंग लॉस शुरू हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हेयरिंग लॉस एक जेनेटिक डिसीज़ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रैंडफादर को है, दादा को है, तो हो सकता है वालिद को ना हो, लेकिन वो पोता या पोती जो अगली नस्ल हैं उनमें मुंतकिल होती है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि ऐसे बच्चों की पहचान कैसे की जाए, या वो कौन सी निशानियां या अलामात हैं जिनसे हम बच्चे को घर में इनिशियली डायग्नोज कर सकते हैं कि इसे सुनने का मसला तो नहीं है। उनमें सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं, जो कि हर घर में बच्चे होते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें नोटिस कर रहे होते हैं, सोते जागते हम उन्हें देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा सो रहा है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ है, तो हम लोग घरों में देखते हैं कि बच्चा सहम जाता है, डर जाता है। अगर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो रहा है, हाथ से कोई बर्तन गिरा है, डोर बेल हुई है, या मोबाइल पे रिंग आई है, मोबाइल पास पड़ा है, अब इनमें से जितनी आवाज़ों का भी मैंने जिक्र किया ना, ये तमाम आवाज़ें थोड़ा ह्यूमन वॉइसेस से ऊपर होती हैं, ऊंची होती हैं। अगर ऐसी कोई आवाज़ आती है और बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा नॉर्मल है। अगर आवाज़ आने के बाद बच्चे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और वो उसी तरह सोता रहता है जैसे कि वो आवाज़ आने से पहले सो रहा था, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बच्चे को हेयरिंग लॉस है या होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें इनिशियली पता चल गया है, घर में हमने नोटिस किया है 2-3 दफ़ा इस तरह की चीज़ें हुई हैं, बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अगर अब इलाज की तरफ हम देखें कि आगे क्या तरीक़ाकार है, किस डॉक्टर को चेक करवाया जाता है या इसका इलाज कैसे होता है, टेस्ट अगर कोई होता है तो क्या होता है, तो उन चीज़ों पे बात करते हैं। आप जिस भी सर्कल में, जिस भी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे आप अपने करीबी ईएनटी स्पेशलिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास बच्चे को लेकर के गए हैं, तो वहाँ पे वो उसको हेयरिंग टेस्ट रिकमेंड करते हैं। वो एएसएसआर भी हो सकता है, एबीआर भी हो सकता है, ओएई, बैरा, कोई भी टेस्ट उनकी तरफ से रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप पेशेंट को लेके, बच्चे को लेके ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ पे वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, और उस टेस्ट की रिपोर्ट की बुनियाद पे आगे ऑडियोलॉजिस्ट फर्दर रिकमेंडेशन देते हैं। अब उसमें इलाज के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिपोर्ट में हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बच्चे को आउटर ईयर में कोई इन्फेक्शन है, ईयर वैक्स बिल्डअप है, या मिडल ईयर में पीपस है, या इनर ईयर वीक है। उसके बाद आगे ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ से रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि फ़र्दर ट्रीटमेंट को क्या होगा। अब उसमें ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें आ जाती हैं। उसमें मेडिकेशन होती है, हेयरिंग एड होता है, और सर्जरी होती है। अब
रिपोर्ट आने के बाद ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि मसला कान के हिस्से में आ रहा है और आगे जो इनका ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से होना है, सर्जरी से होना है या हेयरिंग एड से होना है। अब मेडिसिन का और सर्जरी का अगर केस हो तो रेफ़र बैक टू ईएनटी किया जाता है ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ से, और अगर इनर ईयर वीक है, हेयरिंग एड लगना है, तो उस सूरत में ऑडियोलॉजिस्ट और उनकी अपनी टीम उस केस को आगे लेके चलती है और उसी के लिहाज से फ़र्दर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। अक्सर पेरेंट्स यहाँ पे आके ये चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं कि बच्चा हमारा 3 साल, 2.5 साल या 3.5 साल का हो चुका है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के फ़ीडबैक हमें सुनने में मिलते हैं। या तो ये कि बच्चा कोई अम्मी, अब्बू, दादा, दादी मखसूस इस तरह के अल्फाज कुछ बोलता है जो घर में मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हो रहे होते हैं। या सम टाइम ये भी सुनने को मिलता है कि पेशेंट जो बच्चा है वो कोई बात नहीं करता। तो इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि सुनने का बोलने से सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। अब अगर आपके घर में या ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा है जिसको सुनने का मसला है, या आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मुआयना करवाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप उसको नेशनल सीमेंस हेयरिंग सेंटर में लेके आ सकते हैं। उसके लिए साथ दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करके अपना टाइम लेते हैं, अपने मरीज़ को लेके आते हैं। यहाँ पे उसका टेस्ट हो जाने के बाद आगे फ़र्दर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं।